नमस्कार, मुद्दा गरम में देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अर्पिता। उस वक्त की बड़ी खबर, लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की लापरवाही से हजारों मजदूर झांसी में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर फंस गए हैं। और ये सभी हजारों मजदूर उत्तर प्रदेश के हैं और अभी झांसी में रक्सा और ललितपुर बॉर्डर पर फंसे हुए हैं, जिनका ख्याल अब योगी सरकार रख रही है। लॉकडाउन में मजदूरों के कई राज्यों में फंसने के बाद गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को मजदूरों का ध्यान रखने के लिए निर्देश दिए थे, लेकिन बावजूद इसके मजदूरों के खाने पीने और रहने का ध्यान नहीं रखा गया और नतीजा ये हुआ कि सभी मजदूरों ने अपने गृह राज्य यूपी का रुख किया। हैरानी की बात यह है कि लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों ने इन मजदूरों को आने दिया और फिर मध्य प्रदेश में भी इन्हें नहीं रोका गया। फिलहाल इन हजारों मजदूरों को क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। यूपी सरकार इन मजदूरों को उनके गांव भेजने का इंतजाम भी कर रही है। परिवार गांव में सब परेशान है, रो रहे हैं कि कैसा भी चले आओगा। हम लोग ले छुट्टा काम कर रहे थे। मैंने आप लोगों के सबके सामने आके कहा था कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है। 850 नए केस आए थे 7वें हफ्ते में और पिछले हफ्ते 8वें हफ्ते में 622 केस आए हैं, थोड़े कम हुए। दुनिया भर में देखा गया कि एक बार कोरोना बढ़ना चालू करता है तो इतनी तेज़ी से बढ़ता है कि हफ्ता दर हफ्ता फिर वो डबल, चौगुना, 8 गुना, 16 गुना बढ़ता जाता है। फिर वो डबल पे डबल होता जाता है। लोग कहते हैं 4 दिन में डबल हुआ, 8 दिन में डबल हुआ, लेकिन 7वें हफ्ते में पिछले से पिछले हफ्ते में 850 केस आए थे और पिछले हफ्ते 622 नए केस आए थे। 7वें हफ्ते में 21 लोगों की मौत हुई थी, पिछले हफ्ते में 9 लोगों की मौत हुई थी। हमारा मकसद है एक भी व्यक्ति की मौत नहीं होनी चाहिए। थोड़ी कम हुई थी, पिछले से पिछले हफ्ते 21 लोगों की मौत, पिछले हफ्ते 9 लोगों की मौत हुई थी। पिछले से पिछले हफ्ते 7वें हफ्ते में 260 लोग ठीक होके गए थे। अस्पतालों से 260 लोग ठीक होके अपने घर गए थे। 8वें हफ्ते में यानी कि पिछले हफ्ते 580 लोग ठीक होके अपने घर गए थे। तो एक तरह से दुगने से भी ज़्यादा लोग ठीक होके अपने घर पिछले हफ्ते गए थे। तो अगर हम ये देखें कि जितने लोग नए आए थे बीमार होके और जितने लोग ठीक होके गए, अगर नेट देखें तो एक तरह से 566 लोग पिछले से पिछले हफ्ते हमारे अस्पतालों में नेट आए थे और पिछले हफ्ते केवल 34 लोग आए थे नेट। तो एक तरह से पिछला हफ्ता अच्छा रहा। हम सब लोगों ने, आप सब लोगों ने बड़ी कठिनाई के साथ ये जो लॉकडाउन है इसका पालन आप लोग कर रहे हैं और अगर हम इसी तरह से पालन करते रहें तो मुझे उम्मीद है इस महामारी से हम लोग निजात पा सकते हैं। पिछले हफ्ते रविवार को जब मैं आपके सामने आया था, मैंने कहा था कि अभी हम लोगों ने तय किया है कि लॉकडाउन एज इट इज़ जारी रहेगा, कोई रियायत नहीं दी जाएगी और 27 तारीख को हम लोग इस पे दोबारा निर्णय लेंगे कि लॉकडाउन को जारी, इसमें कुछ रियायत देनी है कि नहीं देनी है। तो एक ही रियायत आज हम दे रहे हैं, वो ये कि परसों रात को केंद्र सरकार ने कुछ तरह की दुकानें खोलने का निर्णय लिया है। उस केंद्र सरकार के आदेश को हम दिल्ली में भी लागू कर रहे हैं। ये आदेश क्या है ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। जो एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें थी, दवाई की दुकान, किराने की दुकान, खाने पीने की दुकान, सब्जियों की, फ्रूट्स की दुकान, दूध की सर्विसेज, वो जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो तो जारी रहेंगी, उसको कोई छेड़ नहीं रहा, वो एज इट इज़ जारी रहेंगी, वो खुली रहेंगी, वो सप्लाई होती रहेंगी। इसके अलावा कोई मार्केट नहीं खोले जाएंगे, कोई डीडीए मार्केट नहीं खुलेगा, कोई ये मार्केट वो मार्केट, कोई मार्केट नहीं खुलेंगे, कोई शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे, कोई मार्केट कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे। लेकिन जो रेजिडेंशियल एरियाज़ में इक्की दुक्की दुकानें होती हैं, स्टैंड अलोन कोई दुकान है, नेबरहुड की कोई दुकान है,
इक्की दुक्की इस तरह की जो दुकानें हैं उनको खोलने की इजाज़त केंद्र सरकार ने दी है। उन इक्की दुक्की दुकानें जो नेबरहुड में है, स्टैंड अलोन हैं, रेजिडेंशियल एरियाज़ में हैं, उन दुकानों को जो केंद्र सरकार ने इजाज़त दी है वो दुकानें दिल्ली में भी खोली जाएंगी। मैं फिर से बता दूं, कोई मार्केट नहीं खुलेंगे, कोई मार्केट कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे, कोई शॉपिंग मॉल्स नहीं खुलेंगे, लेकिन कंटेनमेंट एरिया में वो भी नहीं खुलेगी। जो इक्की दुक्की दुकानें मैं बात कर रहा हूँ, कंटेनमेंट एरिया वो एरिया है जहाँ पे हम लोगों ने सख्ती की हुई है, सील किया हुआ उन एरियाज़ को जहाँ पे कोरोना के ज़्यादा केसेस निकल के आ रहे हैं। उन एरियाज़ में किसी भी किस्म की दुकान को खोलने की कोई इजाज़त नहीं रहेगी। इसके अलावा अगला एक और हफ़्ता, ये जो एक ऑर्डर आया है परसों केंद्र सरकार का, इसके अलावा और कोई कुछ खोलने की हम इजाज़त अगले एक हफ़्ते तक, 3 मई तक और नहीं दे रहे। 3 महीने तक यथावत इसी तरह से जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो जारी रहेंगी। ये हमारे लिए बहुत कठिनाई का समय है। बड़ी कठिनाई से पिछले एक हफ़्ते में आप सब लोगों ने मेहनत करके कोरोना को पे काबू पाया है। हमें इसे जारी रखना है, किसी भी तरह से इसको अब आगे और बढ़ने नहीं देना। 3 मई तक पूरे देश में प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन का ऐलान किया है। 3 मई के बाद केंद्र सरकार इस पे क्या निर्णय लेती है उस पे निर्भर करेगा कि हम दिल्ली के अंदर आगे इसको कैसे ले जाते हैं। केंद्र सरकार के निर्णय के बाद हम लोग आगे के अपनी दिशा तय करेंगे। एक अच्छी खबर है, कल मैंने बताया था आप लोगों को प्लाज्मा से अच्छे नतीजे आ रहे हैं। प्लाज्मा के जो अभी तक ट्रायल्स किए गए उसके अच्छे नतीजे आ रहे हैं। एक मरीज़ के ऊपर मैं खुद नज़र रख रहा हूँ। कल एक मरीज़ थे LNJP में जो कि काफ़ी उनकी नाजुक हालत थी और डॉक्टरों के हिसाब से वो सिंक करते जा रहे थे। उनको प्लाज्मा दिया गया और उनकी तबीयत में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। आज सुबह तक काफ़ी सुधार हुआ है उनकी तबीयत में। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, डिटेल्स में जाना सही नहीं है, लेकिन उसको देख के हमारा उत्साह बढ़ा है इस प्लाज्मा थेरेपी को लेके कि इतने सीरियस मरीज भी ठीक हो सकते हैं इनसे। मैं उम्मीद करता हूं कि वो पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर जाएंगे। अभी तो ICU में ही हैं और मैं एक हमारी कोशिश है कि कोई भी मरीज़ प्लाज्मा का उसकी मौत नहीं होनी चाहिए। किसी की भी मौत होती है तो बहुत दुख होता है। हमारे डॉक्टर्स, सभी अस्पतालों के डॉक्टर्स, नर्सेज पूरी कोशिश करते हैं उन लोगों को बचाने की, एक जान बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश है कि किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति से मैं पर्सनली उसकी खबर रख रहा हूँ, एक मरीज़ की खबर रख रहा हूँ। जो मरीज़ ठीक होके जा रहे हैं उन मरीजों को हम कह रहे हैं कि प्लाज्मा डोनेट करो। एक मरीज़ से मैं भी बात कर रहा हूँ, मेरी टीम भी बात कर रही है और उन्हें प्रोत्साहन देते हैं कि आप डोनेट कीजिए। मुझे बहुत खुशी है कि सब लोग आगे आके दूसरों की जान बचाना चाहते हैं। हर धर्म के लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हों, सब लोगों के मन में एक जज्बा है कि मेरी जान बची, अब मैं किस तरह से दूसरों की जान बचा सकता हूँ। मेरे मन में एक विचार आ रहा था, मैं सोच रहा था कि कल को, अब जब मैं पिछले कुछ दिनों से लोगों को ब्लड डोनेट करने के लिए, प्लाज्मा डोनेट करने के लिए इतना हम लोग उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो मेरे मन में एक विचार आ रहा था कि कल को कोई पेशेंट, मान लीजिए हिंदू है और बहुत सीरियस है, हो सकता है उसको मुसलमान का प्लाज्मा उसकी जान बचाए। तो अरविंद केजरीवाल जो कुछ चीज़ों को बहुत साफ करते हुए नजर आए कि पहली चीज़ ये कि हॉटस्पॉट इलाके में जो नियम अभी तक लागू थे वो वैसे ही लागू रहेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने एक निर्देश दिया था कि अगर राज्य सरकार चाहे तो वो कुछ दुकानों को खुलवा सकती हैं, खोल सकती हैं। लेकिन यहाँ केजरीवाल ने साफ किया कि जो रिहायशी इलाके हैं
वहां एक दो दुकानें खुली हो सकती हैं, लेकिन कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या कुछ ऐसे बड़े दुकानें खोलने के लिए नहीं कहा है केजरीवाल ने। और इसके साथ ही साथ कहा है कि एक समीक्षा बैठक भी वो कर रहे हैं। फिलहाल उन्होंने ये कहा कि 3 मई तक ऐसे ही लॉकडाउन की स्थिति में रहेगा। पिछला हफ्ता दिल्ली के लिए उनके हिसाब से बेहतर रहा है और अब प्लाज्मा थेरेपी भी काम आ रही है। और अब लौटते हैं अपनी एक्सक्लूसिव खबर पर। लॉकडाउन के दौरान दरअसल महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की लापरवाही की वजह से हजारों मजदूर झांसी में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर फंस गए हैं। और ये सभी हजारों मजदूर उत्तर प्रदेश के हैं और अभी झांसी में रक्सा और ललितपुर बॉर्डर पर फंसे हुए हैं, जिनका ख्याल अब योगी सरकार रख रही है। लॉकडाउन में मजदूरों के कई राज्यों में फंसने के बाद गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को मजदूरों का ध्यान रखने के निर्देश दिए थे, लेकिन बावजूद इसके मजदूरों के खाने पीने, उनके रहने, इन सब का ध्यान नहीं रखा गया। और नतीजा ये हुआ कि सभी मजदूरों ने अपने गृह राज्य यूपी का रुख किया। हैरानी की बात यहाँ ये कि लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों ने इन मजदूरों को आने दिया और फिर मध्य प्रदेश में भी इन्हें नहीं रोका गया। फिलहाल इन हजारों मजदूरों को क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। यूपी सरकार इन मजदूरों को उनके गांव भेजने का इंतजाम भी कर रही है। परिवार गांव में परेशान है, रो रहे हैं कि कैसा भी चले आओगा। हम लोग ले छुट्टा काम करते थे, काम बंद हो गया तो जगह पे बैठ गए। हम लोग के पास कोई मालिक नहीं। भूख से परेशान है, 4 दिन तो हो गया, तो वैसे परेशान है 4 दिन। इसमें तो खाए ही नहीं, उधर तो 2 दिन में 1 दिन खाते थे। क्या करेंगे, पैसा खत्म होते जा रहा है धीरे धीरे। अभी जो बचा है वो भी खत्म करके कैसे आएंगे, फिर कैसे जाएंगे, समस्या बढ़ेगी ना। यहाँ पे हमारे पैरामेडिकल कॉलेज को हमने शेल्टर होम कम क्वारंटाइन कैंप विदाउट मेडिकल असिस्टेंस का जो भी है व्यवस्था किया था। लगभग पैरामेडिकल कॉलेज के तहत जितने भी हमारे जो 6 हॉस्टल हैं, लगभग प्रति हॉस्टल की कैपेसिटी है 100 इंडिविजुअल कमरे की है। 600 की हमारे क्वारंटाइन कमरों की व्यवस्था है। यहाँ पे 6 एकेडमिक ब्लॉक्स है। 6 एकेडमिक्स ब्लॉक को भी हमने अपना अधीन ले लिया था और ये भी हमारे क्वारंटाइन कैंप्स बना रहेगा। इनका सैंपल अगर नेगेटिव पाया गया तो फिर तो पक्का हम यहाँ से उनको रवाना कर देते हैं। यदि पॉजिटिव है, यहीं पे बैठक है, इसको क्वारंटाइन किया जाएगा। तो ये बड़ी लापरवाही हो सकती है। नीरज कुमार हमारे साथ, हमारे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक पांडे मुंबई से हमारे साथ हैं, मनोज शर्मा भोपाल से हमारे साथ हैं और अजीत सिंह लखनऊ से हमारे साथ हैं। सबसे पहले मनोज का रुख। मनोज, आखिरकार इन मजदूरों को रोका क्यों नहीं गया? ये मध्य प्रदेश से भी निकल कर आ गए। ये बड़ा सवाल है मध्य प्रदेश की सरकार को। हालांकि जब सरकार के सूत्रों से हम बात कर रहे हैं तो उनका कहना है कि इन मजदूरों के बारे में सरकार को इस तरह की कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में दूसरे राज्यों से आए हुए हजारों मजदूरों के लिए सरकार की तरफ से इंतजाम किए गए थे। और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह कहा कि 8000 मजदूर जो कि मध्य प्रदेश के हैं, जो कि पड़ोसी राज्य जैसे गुजरात है, राजस्थान है, वो वापस लौट कर आए। और कटनी, अलीराजपुर, झाबुआ, विदिशा, ऐसे मध्य प्रदेश के तमाम जिले हैं जो कि पड़ोसी राज्यों से ये लोग लौट कर आए। और मुख्यमंत्री का ये भी कहना है कि उन्होंने मजदूरों के बारे में बाकायदा पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्री, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, चाहे गुजरात के हों, राजस्थान के हों, सबसे उनकी बातचीत भी हुई थी। लेकिन जहाँ तक इन मजदूरों का सवाल है, इस बारे में सरकार को, मध्य प्रदेश की सरकार का कहना है कि वो किस रास्ते से होकर गुजरे, किस रास्ते में किस जिले के प्रशासन से उनका वास्ता हुआ, इस बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन वो इसकी तफ्तीश करा रहे हैं कि आखिर इनको ये मध्य प्रदेश के किन रास्तों से गुजरे और निकल कैसे गए। अभिषेक, सबसे बड़ी कमी तो यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार की है। इनके लिए इंतजाम क्यों नहीं किए गए? बिल्कुल, जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार खास करके तमाम सारे दावे कर रही है कि उनके हर शेल्टर होम्स में करीब 5 लाख के आसपास मजदूर हैं पूरे महाराष्ट्र भर में, चाहे वो पुणे की बात हो, मुंबई की बात हो या मुंबई के आसपास के जो इलाके हैं। लेकिन शुरुआती दौर में जिस तरीके से मजदूरों का पलायन महाराष्ट्र से हुआ, राजस्थान और उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए कई सारे हजारों की संख्या में, हमने खबरें भी कई बार दिखाई कि हजारों की संख्या में मजदूर पैदल जा रहे हैं अपने गांव की तरफ, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र की सीमा सील की। लेकिन तब तक बहुत देरी हो चुकी थी और तमाम सारे मजदूर वो महाराष्ट्र की सीमा क्रॉस कर चुके थे। और ऐसे में तमाम सारे जो लोग बचे थे उनको सरकार ने अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर में रखा। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार को इंतजाम किया जाना चाहिए था, खासकर उनकी तरफ से मजदूरों को चाहे शेल्टर होम्स में रखना हो या फिर उनके खाद्य सामग्री की सारी व्यवस्था करनी चाहिए थी, शुरुआती दौर में नहीं हुई है। महाराष्ट्र सरकार ने बाद में, जब गृह मंत्रालय की तरफ से महाराष्ट्र सरकार को डंडा चलाया गया और पूछा गया कि आखिर इन मजदूरों को कैसे
दूसरे राज्यों तो में प्रवेश बिल्कुल ये करने बड़ी लापरवाही हो गई है। अब जांच की बात जरूर कही जा रही है। अब सब रहिए हमारे साथ। झांसी में फंसे दरअसल प्रवासी मजदूरों के मामले पर हमने कुछ देर पहले झांसी के डीएम से बात की है, जरा ये सुनिए। आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो लोग जो आ रहे हैं जी, इनके लिए तो सरकार की तरफ से पॉलिसी स्पष्ट है कि जो भी आएगा उन लोगों को हम अपने शेल्टर होम या क्वारंटाइन कैंप में रखेंगे, उनकी 14 दिन की क्वारंटाइन करेंगे और उनकी सारी खान पान की व्यवस्था करके उनकी पूरे सैंपल टेस्ट करके तभी हम इनको अपने गृह जनपद पर छोड़ देंगे जी। ये इसके लिए तो झांसी की इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त है कि ये सारी चीज अपने आप व्यवस्थित हो जाएगा। यहाँ की नगर की आउटस्कर्ट्स में जी, मतलब जो झांसी की हाईवे की बगल में या आउटर रिंग रोड की बगल में जो पैरामेडिकल कॉलेज है, जहाँ पे 6 ब्लॉक्स है बच्चों की हॉस्टल और 6 ब्लॉक्स है एकेडमिक ब्लॉक, ये लगभग 1200 लोगों की व्यवस्था के लिए सुनिश्चित कर देगी। तो अभी तो हमारे पास लगभग 600 लोग हैं जो अन्य जगह से जो आए हैं और उन लोगों को एक एक कमरे पे इन सब लोगों को उसी हॉस्टल्स में एडजस्ट किया गया। It all depends upon their interest. So we have these numbers around 600 so far, and ये जो numbers है 18 तारीख से बढ़ी है, जो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट पे आए थे और क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट पे इनको नियंत्रण भी कर दिया था। पहले जैसे बॉर्डर से आए थे उन लोगों को 14 दिन बिताने के बाद ही हमने भेज दिया जी। वैसे जिला जेल में भी जो छूट मिली थी पैरोल में, उन लोगों को भी पूरा मेडिकल स्क्रीनिंग करके और इन लोगों को भी पूरा मेडिकल स्क्रीनिंग करके हमने भिजवा दिया था जी। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों का मध्य प्रदेश के शिवपुरी, अलीराजपुर और इंदौर में मजदूरों का आना शुरू हो गया है, जबकि हरियाणा के करनाल और अंबाला में शेल्टर होम में रह रहे मजदूरों को भी उनके राज्यों में लेकर जाने के फैसले के बाद उनके चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है। वहीं शिमला में फंसे कश्मीरी मजदूरों को भी बसों के जरिए कश्मीर भेजा गया है। अजीत हमारे साथ हैं। अजीत, जरा ये बताइए कि दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों पर यूपी सरकार का क्या रुख है? उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक की और बैठक में साफ कर दिया है कि जितने भी मजदूर उत्तर प्रदेश के दूसरे राज्यों में फंसे हैं उन्हें उत्तर प्रदेश लाया जाएगा। 14 दिन के क्वारंटीन के बाद उन्हें उनके गांव भेजा जाएगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि जो मजदूर उत्तर प्रदेश में आएंगे उनके रोजगार, स्वरोजगार और स्वावलंबन की व्यवस्था भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कर रही है। बाकायदा 11 जो समितियां बनाई गई उनको कहा गया है कि लोन मेले लगाए जाएंगे बैंकों के, उस माध्यम से उनको रोजगार दिया जाएगा। स्थानीय जो औद्योगिक इकाइयां हैं वहां उनको रोजगार दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्हें अगर कोई रोजगार करना है, अपने गांव में किसी समूह में काम करना है, तो उसकी व्यवस्था भी यूपी सरकार कर रही है। यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की, इसीलिए कंट्रोल रूम सभी राज्यों का बनाया गया है। नोडल अफसर उन राज्यों के अफसरों से बात कर रहे हैं और उनको ये बता रहे हैं कि जो यूपी के मजदूर हैं उनको उत्तर प्रदेश सरकार अपने यहाँ लाएगी। इसके लिए बाकायदा बसों की व्यवस्था की जा रही है, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसकी व्यवस्था की जा रही है। यानी कुल मिलाकर साफ है कि झांसी जैसे तस्वीरों से सीएम योगी काफ़ी नाराज हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भी राज्यों से अनुरोध किया था कि हमारे लोगों को सुरक्षित रखा जाए, भोजन पानी की व्यवस्था की जाए। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने भी कहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसको लेकर अब योगी सरकार ने ये तय किया है कि वो अपने सभी मजदूरों को उत्तर प्रदेश में वापस लाएगी और यहीं उन्हें रोजगार देगी और उन्हें स्वावलंबी बनाएगी। नीरज, देखिए, गृह मंत्रालय ने साफ साफ निर्देश दिए थे कि लॉकडाउन लागू होने पर मजदूरों का ख्याल रखना है। ऐसे में राज्य सरकारों के सामने क्या मजबूरी थी जो वो ख्याल नहीं रख पाई और उन्हें पता भी नहीं चला कब ये मजदूर वहां से निकल गए? देखिए, गृह मंत्रालय की तरफ से दिशा निर्देश दिया गया था कि एक राज्य से दूसरे राज्य में लॉकडाउन के दौरान नहीं जाएंगे और तमाम बैठकों में इस बात का जिक्र भी हुआ था कि माइग्रेंट वर्कर को जाने नहीं दिया जाएगा। इस तरह की कोई नीतिगत फैसला नहीं लिया गया था केंद्र सरकार की तरफ से। उसकी दो वजह थी। एक वजह यह थी कि कोरोना का प्रसार न हो और दूसरी वजह यह थी कि लॉकडाउन में अगर आने वाले दिनों में ढील दी जाएगी तो जो कंपनियां या जो फैक्ट्रियां यहाँ खुलेंगी तो वहाँ के लिए प्रवासी मजदूरों की संख्या को कैसे पूरा किया जाएगा। अर्थव्यवस्था में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार की बात करें या दूसरे सरकार की बात करें, उनकी तरफ से माइग्रेंट वर्कर्स को रोकने या समझाने बुझाने के लिए कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिया गया और उसी का नतीजा था कि अपने भविष्य को अधर में लटकते हुए देख के उन्होंने पलायन करना शुरू किया। चाहे शुरुआत में दिल्ली से बात करें या फिर महाराष्ट्र से बात करें। महाराष्ट्र में 7.5 लाख के करीब प्रवासी मजदूर रहते और वहाँ के गृह मंत्री ने भी कहा है कि कल
जब बैठक होगी प्रधानमंत्री की देश के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, तो महाराष्ट्र की तरफ से यह मुद्दा उठाया जाएगा। प्रवासी मजदूरों का, उनके रहने का, ये तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे और कल के बाद एक स्पष्ट नीति हो सकता है कि केंद्र की तरफ से और राज्यों की तरफ से भी जारी किया जाए कि प्रवासी मजदूरों को लेकर आने वाले दिनों में किस तरह की पहल की जाएगी। हालांकि कई राज्यों की तरफ से, जिसमें उत्तर प्रदेश प्रमुख है, पहल की गई है कि वो अपने मजदूर को वापस लेंगे अपने राज्यों में और उन्हें स्वावलंबी बनाएंगे अपने राज्यों में। लेकिन ये बड़ा मुद्दा है और इसका प्रभाव दूसरे राज्यों पर भी पड़ेगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन में बहुत बड़ी ढील कोई नहीं दी गई है। और बिल्कुल, यानी अब एक जरूर यहाँ पर एक ऐसे निर्देश देने की जरूरत है ताकि अगर ये जो लापरवाही हुई है वो आगे ना हो। आप सभी नजर बनाए रखिएगा। लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे मध्य प्रदेश के 8000 मजदूर अपने अपने जिलों में पहुंचना शुरू हो गए हैं और इन राज्यों के मजदूरों को बसों के जरिए मध्य प्रदेश लाया जा रहा है। अभी तक गुजरात से 17 बसें पहुंच चुकी हैं। झाबुआ जिले के पिटौल बॉर्डर पर पहुंचे गुजरात से करीब 2000 मजदूरों की जांच की गई। राजस्थान से भी मजदूर आने शुरू हो गए हैं। गुजरात से 2400 मजदूर 98 बसों से मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो चुके हैं। दूसरे राज्यों से भी मजदूरों को जल्द ही वापस बुलाया जाएगा। तो देश भर के कई राज्यों में फंसे मजदूरों की घर वापसी हो रही है। एमपी के अलीराजपुर में भी देर रात कई मजदूर अपने राज्य वापस लौटे। बताया गया कि ये मजदूर पड़ोसी राज्य गुजरात और महाराष्ट्र में फंसे थे, जिन्हें अलीराजपुर सीमा के जरिए राज्य में वापस लाया गया। मजदूरों को लाने के इंतजाम राज्य सरकार ने किए और सीमा पर मजदूरों के पहुंचने पर उनकी स्क्रीनिंग और चेकिंग की व्यवस्था की गई। इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखते हुए सभी मजदूरों की स्क्रीनिंग की गई और उनकी सारी जानकारी जुटाने के बाद ही उन्हें उनके घर पहुंचाने के इंतजाम किए गए। लॉकडाउन के दौरान राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना में फंसे एमपी के मजदूर भी अपने घर पहुंच रहे हैं। अलग अलग राज्यों से श्योपुर पहुंचे इन मजदूरों के खाने पीने का इंतजाम किया गया। साथ ही इन मजदूरों के बारे में सारी जानकारी भी इकट्ठा की गई। पिछले 1 महीने से ये मजदूर अलग अलग राज्यों में फंसे थे, जिन्हें खाने पीने की परेशानी हो रही थी, जबकि कई मजदूर पैदल ही अपने घरों के लिए निकल गए थे। हरियाणा के अंबाला में फंसे दूसरे राज्यों से आए मजदूर अब आखिरकार अपने घर पहुंच रहे हैं। हरियाणा सरकार ने मजदूरों को घर भेजने का इंतजाम किया। ये मजदूर लॉकडाउन के बाद से ही वहां फंसे थे और उन्हें शेल्टर होम में रखा गया था। दावा किया गया कि अंबाला में दूसरे राज्यों के करीब 3000 मजदूरों को शेल्टर होम में रखा गया था, लेकिन अब इन्हें इनके राज्य वापस भेजा जा रहा है। पुलिस ने इन्हें इनके जिलों में पहुंचाने के लिए लगाई गई हरियाणा रोडवेज की बसों में बिठाया और उन्हें खाने पीने की चीज़ें भी थी। 600 के करीब मजदूर जो हैं वो बसों के जरिए यूपी रवाना किए गए और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ध्यान रखा गया। जी ये कहेंगे जी बहुत सेवा करी थी हमारी, जी बहुत सेफ्टी रखी थी, बहुत अच्छा लगा था हमें। हाँ। कोई खाने पीने की आप लोग जितना समय यहाँ रहे कोई कमी रही? जी कोई कमी नहीं रही। अब कहाँ जाओगे अब आप यहाँ? जी रामपुर। रामपुर जी। तो सरकार आपको वापस भेज रही है, खुशी है मन में? जी बहुत ज़्यादा खुशी है। सुनाई बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे।